नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ डिकोड। न्यूज़ डिकोड में आज हम बात करने वाले हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा प्रोटेस्ट, डिमांड्स उनकी। आज जिस तरह का जो संसद का के लिए मार्च किया गया, उसके बाद लाठीचार्ज की बातें आई। सोनम वांगचुक का जो हंगर स्ट्राइक ख़त्म करने की एक बात आई, और उसके बाद अभिजीत के और बाकी के उनके जो साथी थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक अपनी ख़त्म की। तो इसके साथ कई बड़े मसले पैदा होते हैं, कई बड़े सवाल पैदा होते हैं। पिछले कुछ दिनों में पूरे आंदोलन ने एक बड़ी शक्ल ली जब से सोनम वांगचुक को हटाया गया जबरन या हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ बड़े सवाल पैदा होते हैं, और उन्हीं सवालों पर आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस एक आंदोलन से चीज़ें बदल सकती हैं अगर सरकार जो मांगे कर रहे हैं उसके मुताबिक फैसला लेती है। जैसे सबसे बड़ी जो डिमांड सीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने की कि साहब धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए। क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटाना इस समस्या का समाधान है जिसमें 23 लाख बच्चे नीट में अपीयर होते हैं या एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और पेपर लीक होता है, और उसके बाद एक कैओस जैसी सिचुएशन पैदा होती है, सरकार को री एग्ज़ाम कराना पड़ता है। क्या ये आंदोलन अधूरा है? इस आंदोलन के जरिए अगर सरकार हटाती भी है, जिसके आसार कम हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाए, अगर पद से हटा दिए जाते हैं तो क्या जो शिक्षा की, जो एजुकेशन सेक्टर की जो समस्याएं हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएंगी? क्यों ये आंदोलन उन तमाम मसलों की बात नहीं करता? ये भी हम सवाल उठाएंगे कि जिनके जरिए एजुकेशन सेक्टर में जो 70-80 साल से जो एक जो जड़ता बनी हुई है भारत के शिक्षा क्षेत्र में, जिसकी वजह से एक बड़ी क्राइसिस है नौकरियों की। क्यों सिर्फ 2 एग्ज़ाम आईआईटी जेईई और नीट के लिए लाखों छात्र अपीयर कर होते हैं? क्या भारत में इन 2 जो करियर के ऑप्शन हैं, इसके बाद के करियर के ऑप्शन मौजूद नहीं हैं? एक बड़ा ऑप्शन सरकारी नौकरियों का है, जहां लोग चले जाना चाहते हैं, बच्चे चले जाना चाहते हैं कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। तो क्या शिक्षा का, और शिक्षा के जरिए करियर का या आपके जॉब का, नौकरी का, उसका जो पूरा सिनेरियो है, वो पूरा का पूरा, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो बुनियाद है, जो ढांचा है, वो क्या पूरा का पूरा फ्लॉड, एक गड़बड़ झाले की उस पर बना हुआ नहीं है? और क्या ये आंदोलन इन तमाम सवालों को पैदा भी करता है या नहीं करता, या एक सेंसेशनल स्थिति क्रिएट करने की बात है जहाँ पर कि बस आ, तमाम छात्रों को और एक्टिविस्ट को इकट्ठा किया गया और उसके जरिए एक मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की? इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात इस बात की भी करेंगे कि साहब अगर पिछले 20 सालों को देखें तो एजुकेशन पर खर्च किस तरह के हुए, उसमें सुधार क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या सरकारें सुधार कर सकती हैं, क्या लार्जर इश्यूज़ को उठाया जाना चाहिए था जब ये मौका मिला? मान लीजिए कि एक आंदोलन आप जब क्रिएट कर रहे हैं तो उस आंदोलन के को डेविएट किस तरह से कर दिया गया या डेविएट किस तरह से हुआ, इन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। तो तमाम चीज़ें आप लोगों को पता है। आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, संसद के लिए मार्च हुआ, उसके बाद सीजेपी के 2 प्रतिनिधि जेपी नड्डा से भी जाकर मुलाकात करके आए। वहाँ उन्होंने अपनी डिमांड रखी। सरकार ने कहा कि हम देख रहे हैं, जो उन्होंने बातें की उस पर जेपी नड्डा ने कहा कि हम इंटरनल अपने यहाँ पार्टी में, सरकार में बात करके उन पर मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे। एक बात यह है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जो है वो तोड़ देंगे अगर सरकार संसद में इस मामले पर चर्चा कर ले और उनके साथ आकर मेल मुलाकात कर ले। सरकार के लोग अगर सोनम वांगचुक से मुलाकात कर लें, तो ये तमाम चीज़ें, आज का घटनाक्रम ज़्यादातर लोगों को पता है। मैं इससे एक लार्जर इश्यू की तरफ लेकर, इस पूरी बहस को लेकर जाना चाहता हूँ। और बात ये कि क्या ये आंदोलन उन बहुत सारे सवालों के को उठाता भी नहीं है,
और उन सवालों को पूछता भी नहीं है जिनकी वाकई ज़रूरत है। आप एक नीट के एग्ज़ाम में अगर गड़बड़ी हुई, नीट के एग्ज़ाम में पेपर लीक हुए और उसके बाद आपने एक बड़ा एक मंत्री का इस्तीफ़ा मांगा कि साहब एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो इस्तीफ़ा इस पद से दें। लेकिन हम एक बड़ी बात सोचने की यहाँ कोशिश करें। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान को सरकार हटा दे, उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बुला ले और बिठा दे। क्या उससे, और सरकार ने दोबारा एग्ज़ाम कराया भी, सक्सेसफुल हुआ भी, और उसमें उसके बाद उसका रिजल्ट भी नीट का आ गया। लेकिन मसला केवल इतना नहीं है। आप देखिए नीट का अकेला एग्ज़ाम नहीं, राज्यों में जो एग्ज़ाम होते हैं, तमाम एग्ज़ाम्स को लेकर खबरें आती कि साहब यहाँ पेपर लीक हो गया। रेलवे के अगर आप देखेंगे तो कई बार इस तरह की आई कि पेपर लीक हो जाते हैं, छात्र जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तमाम जगह पर रिक्रूटमेंट के जो मसले हैं वो अदालतों में लंबित हैं। तो केवल और केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग लेना या उसमें और उग्र होकर बाद में प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा मांग लेना, क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ, जो मेरा मत आता है वो ये आता है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ ये कॉस्मेटिक चेंज की हम बात कर रहे हैं? क्या इसके ज़रिए केवल और केवल आप एक सतही बदलाव लाना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमने एक आंदोलन किया और एक मंत्री से सरकार से रिज़ाइन करा लिया? हालांकि सरकार मुझे लगता नहीं है कि इस पोजीशन में है कि जहां वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी, खासतौर पर ऐसे वक्त पर तो कतई नहीं जहां सरकार को ये लगे कि ये उसकी एक पराजय या एक हार के तौर पर देखा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाएं, उनकी जगह कोई दूसरा आए। लेकिन शिक्षा में या एजुकेशन सेक्टर में जो एक फंडामेंटल सुधार होना चाहिए, क्या सरकार उसको कर पाने के लिए तैयार है? क्या वो सुधार किए जा सकते हैं जिनके ज़रिए पूरा का पूरा एक जो ढांचा है पढ़ाई का, नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी आप नर्सरी केजी से लेकर आप पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, एमफिल, ये तमाम जो कोर्सेज हैं, यहाँ तक का पूरा ढांचा बदला जाए? क्या एजुकेशन को आपका जॉब ओरिएंटेड किस तरह से कोर्सेज में तब्दील किया जा सकता है, इसकी बात की जाए? तो ये सवाल तो उठाए नहीं गए। इसकी जगह दीप के जब इंडिया लौट कर आए तो उनके हाथ में एक किताब थी, जय भीम के नारे लगाए गए। जो मंच पे से जो तमाम तरह के नारे लगाए गए, आप में से तमाम लोगों ने सुना होगा। वो एक ख़ास टारगेटेड तौर तरीके के थे और ऐसा लग रहा था कि जिस पॉलिटिक्स की लाइन पर राहुल गांधी या विपक्ष चलता है, उस पॉलिटिक्स की लाइन पर ये पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। भारत माता की जय को लेकर जिस तरह की बातें वहाँ कही गई, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने प्रथम दृष्टया ही जो एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी या लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम कह लें, वो जो अगर आ जाते, उनको पहले एक्सक्लूड कर दिया गया। एक डिवाइड यहाँ पर कर दिया गया कि साहब इस विचारधारा के लोगों का स्वागत है। और जैसा हम तमाम आंदोलनों में देखते हैं, मैंने शाहीन बाग को कवर किया, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट को भी कवर किया था एज अ रिपोर्टर, और हमने देखा कि किस तरह के लोग, जो वामपंथी, एसएफआई या आईसा, इस तरह की जो तमाम तबका जो इन आंदोलनों में शरीक होता है, वही तबका इस आंदोलन पर भी हावी होता हुआ दिखाई दिया। अन्ना का आंदोलन और अभिजीत दीपके का आंदोलन, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसको अगर हम कभी डिस्कस करेंगे तो वो एक सेपरेट स्टोरी है कि अन्ना का आंदोलन, उसमें क्या किस तरह के एलिमेंट्स थे और यहाँ किस तरह के एलिमेंट हैं। यहाँ प्योरली एक खांचा खींचा गया कि साहब किन लोगों को के हिसाब से किस तरह की विचारधारा पर आधारित ये आंदोलन को चलाना चाहते हैं, और इसने एक बड़े वर्ग को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया। जब आप छात्रों की बात कर रहे हैं तो आप इस तरह के नारे, इस तरह की चीज़ें, इस तरह का वामपंथी हिसाब किताब को लेकर आना वहाँ उचित नहीं था, और ये प्योरली एक पॉलिटिक्स की चीज़ वहाँ दिखाई दी। दूसरी बात, जब आप एजुकेशन में रिफॉर्म की बात करते हैं, हालांकि इस आंदोलन में बिल्कुल नहीं की गई, केवल और केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की गई। जब आप एजुकेशन में रिफॉर्म की बात करते हैं तो आपके सामने एक बड़ा और एक बेहद कड़ा सवाल आता है कि शिक्षा में सुधार और उसके जरिए फिर नौकरियों की जब हम बात करते हैं
तो क्या वहाँ रिजर्वेशन जैसे मसले को भी रिविज़िट करना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आज़ादी के 70 साल बाद रिज़र्वेशन पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या ये एक लार्जर, अगर आप चाहते हैं कि साहब शिक्षा देश की वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब की हो जाए, तो क्या तमाम जो सुधार हैं उसमें ये सुधार शामिल नहीं होना चाहिए? किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए? ये सवाल भी इस आंदोलन में किसी ने नहीं पूछा, और पूरी तरह फिर वही बात आ जाती है कि जब नारे जिस तरह के हैं, जिस तरह की सोच, जिस तरह के लोग, योगेंद्र यादव जैसे अगर आ जाते हैं, तो फिर वो पता चल जाता है कि एक और अच्छी बात बताता हूँ। योगेंद्र यादव अगर किसी आंदोलन से जुड़ जाते हैं तो फिर एक उनका एक अलग हिसाब किताब है। चाहे आप राहुल गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन में देख लीजिए, चाहे बाकी के इस आंदोलन में आप देख लीजिए, जहाँ भी इस तरह के मौके नज़र आते हैं, जहाँ पर जो मौजूदा सरकार है उसको हिलाने, उसके साथ विरोध करने की जहाँ भी मौका आता है, योगेंद्र यादव वहाँ सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। भले उनकी फंडामेंटल आइडियोलॉजी क्या है, उससे मैच खाती है कि नहीं खाती है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक वक्त तक 2013-14 के आंदोलन में जब अन्ना का आंदोलन था, तो इसी कांग्रेस, इसी यूपीए सरकार के खिलाफ खड़े थे, और बाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ भी खड़े हुए। तो एक उम्मीद पैदा हो जाती दरअसल, जो जो एंटी मोदी एक बड़ा जो तबका है विपक्ष के साथ का, उसमें ऐसे किसी भी आंदोलन के साथ उनके अंदर बड़ी जल्दी से उम्मीद एक पैदा हो जाती है कि ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन इस सरकार को हिला देगा और गिरा भी देगा। बहुत सारे लोग गिरा भी देते हैं सरकार को, कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि साहब अब जीत के भारत आ रहे हैं, मोदी के पास 24 घंटे 48 घंटे का टाइम है, उनको देश छोड़कर निकलना होगा। इस तरह के भी वीडियो करने वाले लोग आपने देखे होंगे। सोच और हिसाब किताब आप समझ लीजिए। खैर, तो मैं रिफॉर्म की बात कर रहा था। एजुकेशन में रिफॉर्म का रास्ता कैसे खुलेगा, और ये भी समझ लीजिए कि सरकार भी इस हैसियत में नहीं दिखाई देती जहां वो एजुकेशन में बड़े रिफॉर्म कर पाए। सरकार भी बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, जो सेंसिटिव हैं, उन पर सरकार हाथ लगाने की बसती। सरकार सोचती जैसा चल रहा है वैसा चले। मोदी सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया था, एनएसडीसी करके, जिसका नाम था नेशनल जो उसको क्या कहते हैं, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो शुरू किया था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, उसको सरकार ने शुरू किया, बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। ऐसा ही आप एक प्रोग्राम देख लीजिए आपका इंटर्नशिप स्कीम का, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन उतने इफ़ेक्टिव उसके नतीजे आ नहीं रहे। इंजीनियरिंग हो और या मेडिकल हो, दो ऐसे फील्ड हैं जहां हर साल 24 लाख, 25 लाख, 23 लाख के आसपास स्टूडेंट यहां अपीयर होते हैं। तो शिक्षा में कहाँ खामी है, जो सिर्फ और सिर्फ दो करियर विकल्प मौजूद रह गए। तीसरा विकल्प जो इन सबके ऊपर आ जाता है, वो है सरकारी नौकरी का। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का, कोई भी छात्र क्यों नहीं सरकारी नौकरी के बाहर सोचता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हर कोई ये चाहता है कि किसी भी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे लेखपाल की, चाहे टीचर की, चाहे और किसी चाहे क्लर्क की, या किसी भी दूसरे पद पर। पीएचडी किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, और उसके बाद आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नौकरी जब भर्ती निकलती है तो वहाँ अप्लाई करते हैं, वहाँ अपीयर होते हैं। तो शिक्षा की एक बड़ी खामी ये है कि हर कोई सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। उसके साथ जुड़ा हुआ करप्शन का मसला है कि साहब करप्शन है, इतना मोटी मलाई है, सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी है, तो हर कोई चाहता है कि उसको सरकारी एक नौकरी मिल जाए। तो क्या शिक्षा में ऐसा सुधार होना चाहिए जो लोगों को करियर के साथ ओरिएंटेशन, करियर के साथ उनका बढ़े। हम एआई का अगर आप बात करेंगे तो एआई में आप देख लीजिए कि दुनिया कहाँ पहुँच गई और भारत कहाँ पीछे छूट गया। एक बड़ा यहाँ पर फ़र्क देख लीजिए, जबकि हम आईटी में दुनिया की बड़ी ताकत माने जाते हैं, आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्ट के मामले में। खैर, तो मेरा एक मसला ये है कि ये एक बड़ा मसला था जिसको लेकर सवाल उठाए जाने चाहिए थे। केवल और केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल भी इस पूरे कॉज को आगे नहीं बढ़ाता। ये कॉस्मेटिक चेंज की बात है। दूसरी बात एक ये है, नीट का जो पेपर लीक हुआ, उसमें भी अब आप देखिए, ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी, सारी जो दोष है वो सरकार पर आप मढ़ दें। एक बड़ा पार्ट आम लोगों पर भी जाता है। नीट के पेपर लीक होते हैं और माना जाता है 30 लाख 50 लाख रुपए का एक पेपर बिकता है, तो उन पेपरों को खरीदने वाला तबका कौन है? कौन लोग हैं वो जो उन पेपर्स के लिए डिमांड करते हैं, उनके लिए इतना पैसा देना चाहते हैं?
जाहिर तौर पर वो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं जो इन एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। 100, 200, 500 या 1000, 2000 लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम 40 लाख, 50 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन हमारे बेटे का या बेटी को के लिए ये लीक होकर पेपर मिल जाए। क्या ऐसे लोगों के लिए कड़े दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए, जो लोग इस तरह के पेपर को खरीदना चाहते हैं और उनके जरिए 100 या 200 लोगों की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता है? एक बड़ा ये सवाल भी है। आम लोगों की ग्रीड को भी यहाँ पर देखना होगा कि लोगों की ग्रीड है जिसकी वजह से पेपर यहाँ पर लीक होते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर सरकारों ने पिछले 10 साल या 20 साल के अगर हम आंकड़ों को उठाकर देखते हैं तो सरकारों ने आखिर किया क्या, शिक्षा पर हुआ क्या, शिक्षा का कि रिफॉर्म की गाड़ी अटकी कहाँ हुई है, और आंकड़ों के साथ इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। यूपीए के सरकार की अगर हम बात करें और फिर हम एनडीए की सरकार की बात करेंगे। यूपीए की सरकार के वक्त में देश की जो टोटल जीडीपी थी उसका 3.3% से लेकर 4% के आसपास तक का खर्च जीडीपी का एजुकेशन पर होता था। एजुकेशन चूँकि राज्यों के अधिकार में भी आता है, इसलिए एक बड़ा हिस्सा राज्यों के बजट का यहाँ खर्च होता है और 75 से 80% का बजट जो है वो जो टोटल जो बजट है वो राज्यों का खर्च होता है। जो मैं जीडीपी का 3.3% से लेकर 4% के आसपास का बता रहा हूँ, ये केंद्र और राज्यों का दोनों का मिलाकर है। अगर केवल और केवल केंद्र की बात करेंगे तो 0.5% से लेकर 0.8% तक है। ये एक बड़ा मसला है कि केंद्र सरकार शिक्षा पर पैसा उतना खर्च नहीं कर रही जितना उसको करना चाहिए। जिस लेवल के इंस्टीट्यूट्स, जिस लेवल के कॉलेजेस, जिस लेवल के स्कूल्स क्रिएट किए जाने चाहिए थे वो नहीं हुए। ज़्यादातर जिम्मेदारी राज्यों के हवाले सौंपी गई है। एनडीए के दौरान अगर हम बात करें, ये 3.3% से लेकर 4% तक का जो जीडीपी का फिगर है, ये आपका फिगर है यूपीए की सरकार का 2004 से लेकर 2014 का। एनडीए की बात कर लेते हैं। एनडीए के वक्त में तकरीबन 4% से लेकर 4.6% तक का केंद्र और राज्यों का कंबाइंड खर्च था जीडीपी के मुकाबले एजुकेशन पर। और यहाँ एक बात और भी बेहद महत्वपूर्ण है। दो जगह पर इस बात का जिक्र किया गया है, एक कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में और दूसरा एनईपी 2020 जो सरकार लेकर आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। दोनों जगह ये कहा गया है कि शिक्षा पर खर्च जो है वो जीडीपी का 6% होना चाहिए। तो न तो यूपीए के कार्यकाल में 6% के आसपास पहुंचा जीडीपी का केंद्र और राज्यों का दोनों का मिला के, न एनडीए की सरकार में पहुंचा, बल्कि एनडीए की सरकार की अगर आप बात करेंगे तो केंद्र का जो खर्च है शिक्षा पर, वो जो आपका यूपीए के दौरान 0.5% से 0.8% तक का था जीडीपी का केंद्र का, वो एनडीए के टाइम में और घटकर 0.4% से लेकर 0.7% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, यानी और कम बजट हो गया यहाँ पर। 2014-15 में केंद्र सरकार ने 68,728 करोड़ रुपए जो खर्च किए अपने बजट से, जो कि सरकार के बजट का 3.4% हिस्सा था। 24-25 में ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 2.6% था। अगर आप यूपीए के कार्यकाल में देखेंगे तो 25,000 करोड़ रुपए से शुरुआत हुई 2014 में 2004 में, और 24 में 79,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा, और 3.5% के आसपास यूपीए के कार्यकाल में जो केंद्र सरकार का बजट है उसके आधार पर एजुकेशन में खर्च हुआ। तो 2.5% से लेकर 3% तक का 3-3.5% तक का हमारा बजट का, जो केंद्र सरकार का बजट है, उसका हिस्सा हम खर्च करते हैं एजुकेशन पर। हाल तकरीबन ऐसा ही हेल्थ केयर का भी है। हेल्थ केयर का भी अगर आप बजट देखेंगे केंद्र सरकार के तो उतने नहीं है, बाकी के दूसरे मदों को अगर आप देख लेंगे उस हिसाब से कहीं नहीं ठहरते, जो दो बेसिक या जो दो बुनियादी चीज़ें हैं। तो मेरा कहना इस पूरे के पूरे वीडियो या आपके साथ संवाद के जरिए ये था कि सरकारें अपनी तरफ से जो एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म दरअसल किए जाने चाहिए थे उसमें आगे बढ़कर काम नहीं करना चाहती।
मोदी सरकार के पास पिछले 10 साल में एक बड़ा मौका था जहां पर वो एजुकेशन सेक्टर को बिल्कुल आमूल चूल बदलाव वहां पर जीरो से लेकर ऊपर तक आ सकते थे, पीजी लेवल तक। लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं, वही ढर्रा पुराना, वही जो तौर तरीके थे, जिस तरह से पढ़ाई कराई जाती, जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, इंजीनियरिंग करके बच्चे निकलते हैं तब भी जॉब नहीं है, नौकरियां क्यों नहीं पैदा हो रही। सरकार के सामने बड़ी समस्या ये है कि नौकरियां पैदा कैसे हों। तो ये जो तमाम सवाल हैं ये सरकार के सामने बड़े तौर पर खड़े हैं। सरकार को ये आंदोलन तो एक वानगी भर है जिसका नतीजा जो खुद मांगा गया है, जो डिमांड की गई है, वो ही बहुत छोटा है। एक मंत्री के इस्तीफे से एजुकेशन सेक्टर में कुछ बदलने वाला नहीं है। यहाँ व्यापक सुधारों की, व्यापक रिफॉर्म की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार को मुझे लगता है बहुत बड़े और बहुत कड़े फैसले लेने होंगे। उन तमाम मसलों पर भी बात करनी होगी जहाँ जो कि असहज करते हैं, उन सवालों की भी चर्चा यहाँ पर करनी होगी जिनको छूने से सरकारें डरती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने कमेंट भेजें, जिससे हमें आपकी प्रतिक्रिया मिल सके। धन्यवाद।